Welcome back, my dear students. I am Barkat Ali Mahar, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Tull. As you know that our last topic, our previous topic was related to the introduction of scalars and the vectors, and I believe that now you are able to define the scalar quantities as well as vector quantities more clearly. After that introduction, today we are going to learn about the addition of vectors, that how can we add two or more than two vectors, and what will be the outcome of this lecture today. After completion of this lecture, you will be able to define the rules of the addition of vectors and will be able to apply these rules to add two or more than two vectors graphically as well as analytically. In this first part of lecture, we are going to study about only the graphical methods of the addition of the vectors. जी हाँ, हम ये देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनको ग्राफिकली किस तरह ऐड किया जाता है. जो ग्राफिकली मेथड्स हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेसिक उस उसूल को कहें तो वो उसूल है हेड टू टेल रूल, जिसको आप टिप टू टेल रूल भी कह सकते हैं. हेड टू टेल रूल और टिप टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड टू एड टू और मोर देन टू वेक्टर्स. जी हाँ, इस मेथड में हमारी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फकत दो वेक्टर्स ऐड करें. नो, आप दो या दो से ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स आपके पास गिवन हो, you can add these vectors by applying this simple rule. तो इस रूल को डिफाइन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि इस रूल में ग्राफिकली मेथड में आप वेक्टर्स को किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं. बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज दैट रूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से टू यू दैट कंसीडर हियर एनी three vectors. Suppose we are going to add three vectors in this example, in this topic today. Consider any three vectors A, B and C as given in this figure. Suppose करें कि मैंने 4 मीटर सफ़र किया है along ईस्ट डायरेक्शन, देन मैं लेफ्ट पर टर्न हुआ हूँ और 6 मीटर सफ़र किया है या मूव हुआ हूँ या डिस्प्लेस किया है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. फिर मैं राइट की तरफ टर्न हुआ और फिर 4 कदम या 4 मीटर आगे चला. तो मैं कुल कितना चला, अपनी इनिशियल पोजीशन O से लेकर फाइनल पोजीशन P तक मैं कितने कदम या कितने मीटर में चला हूँ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. Yes, this is our aim to determine the value of the resultant vector from O to P point. O was my initial point and P is my final point या final position या you can say terminal position. तो आप यानी कि आपको तीन वेक्टर्स गिवन हुए. इसका मतलब ये हुआ सिंपल ज़बान में कि a vector has a magnitude of 4 meter along east direction. And suppose there is a B vector and its magnitude is 4 meter and directed along the north direction, and there is a third one vector C and its magnitude is again 4 meter but directed along the east too. तो ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन हैं. अब हेड टू टेल रूल मेथड में, ग्राफिकल मेथड में ये वेक्टर्स आपको ग्राफिकली गिवन है. इनकी लेंथ भी आपको नोन है, इनकी आप कह सकते हैं कि लाइन की मेजरमेंट मींस मैग्नीट्यूड नोन है और एरो हेड का मतलब है कि डायरेक्शन भी गिवन है. तो ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन है और अब आपको फाइंड आउट करना है देयर रिजल्टेंट वेक्टर बाय अप्लाइंग द हेड टू टेल रूल. Now these three displacement vectors we are going to add and we are going to find out the total resultant displacement traveled by me. वो कितना है उसको फाइंड आउट करना है. तो अब तीनों वेक्टर्स को ग्राफिकली आप किस तरह ऐड करेंगे, लेट्स सी. नाउ वी आर एडिंग दीज थ्री वेक्टर्स बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल. तो हेड टू टेल रूल देखिए किस तरह अप्लाई हो रहा है, फिर आपको इसको डिफाइन करने के एबल हो जाएंगे. सिंपल तरीका है कि ये फर्स्ट वेक्टर जो भी आपको गिवन है उसको पहले लिखना है
और उसकी हेड के साथ जो भी सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की टेल को आपने ऐड करना है। जी हाँ, मैंने फर्स्ट वेक्टर यहाँ ड्रा किया हुआ है और इसी के साथ ये सेकंड वेक्टर जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में था 6 मीटर है, वो मैंने ड्रा किया। लेकिन किस तरह ड्रा किया कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ कंबाइन हो गई। तो in this way similarly you can add any number of the given vectors। तो इस सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, हेड के साथ थर्ड वेक्टर की टेल को आप कंबाइन करेंगे। अगर चौथा वेक्टर भी गिवन होता तो उसकी टेल को हम इस थर्ड वेक्टर की हेड के साथ ऐड कर लेते और इस तरह जितने भी वेक्टर्स होते वो तो हम ड्रा करते चले जाते और ड्रा करने के बाद हमें नतीजा क्या मिलता, उस नतीजे को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जी हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं हम टोटल इफेक्ट ऑफ द ऑल गिवन वेक्टर्स। मैं तीन तरफ चला हूं लेकिन मैं किस तरफ और कितना चला हूं, ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ये है मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर है। तो वो किस तरह मिलेगा, वो तब मिलेगा जब मैंने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तीन हो या तीन से ज्यादा हो तो ये इस तरह लिखते हैं कि R इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट इज द सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। तो आप इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिंपल तरीका ये है कि आप पहले वेक्टर की टेल को सिलेक्ट करेंगे यानी इनिशियल पोजीशन को, और फाइनल वेक्टर जो भी फाइनल वेक्टर है जो कि यहाँ पे सी वेक्टर है उसकी हेड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज उसको मैंने नाम दिया हुआ है टर्मिनल पॉइंट, दैट इज पी पॉइंट। तो आपने क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ स्केल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंबाइन करना है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंबाइन करने के बाद एक लाइन खींचनी है। वो लाइन जब खींचेंगे तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर and it will have a particular direction too and its direction is measured with the help of the resultant angle and this angle is denoted by suppose phi. Phi is the symbol which is used for the angle of the resultant vector। तो अब देखिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब आप इसकी स्केल के साथ नाप करेंगे, ये इन तीनों वेक्टर्स की यही मेजरमेंट रखें जो कि मैंने बताई हुई है। इस वेक्टर को खींचने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि इट्स लेंथ विल बी इक्वल टू 10 मीटर। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ 4 मीटर 10 मीटर की लाइन एक पेज पर किस तरह खींची जा सकती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था यू हैव टू गेट द सपोजिशन ऑफ द स्केल। सपोज कर लें कि 1 मीटर को हमने सपोज किया हुआ है 1 सेंटीमीटर के साथ, तो आप ये 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लाइन बनाएंगे तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की लाइन बनेगी दैट विल बी 10 सेंटीमीटर मींस 10 मीटर। जी हाँ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन आप फिर आगे चलकर देखेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट एनालिटिकली भी डिटरमाइन करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर मिलता है यानी 10 मीटर हासिल होता है या नहीं, तो इंशाल्लाह वो भी हासिल हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है, फिर हम इससे शिफ्ट हो जाएंगे एनालिटिकल मेथड में। तो एनालिटिकल मेथड भी वही आंसर्स हमें प्रोवाइड करेगा जो कि ग्राफिकल मेथड्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। This is very important justification. Okay, so ये रिजल्ट वेक्टर हमें हासिल हो गया। तो अब आप कह सकते हैं कि now you are able to define the head to tail rule। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने ये देखा कि in this method the head of first vector is added with the tail of second vector and in this way we can add many number of vectors as many as there are given। And how can we find out the resultant vector? Then resultant vector is only obtained by adding the tail of first vector with the head of last vector। And what is the resultant vector? Can I say resultant vector is the total effect of the all given vectors। ये तीन वेक्टर्स गिवन थे लेकिन इसका टोटल इफेक्ट, मेरा जो टोटल रिजल्टेंट है हुआ है वो 10 मीटर हुआ है। किस डायरेक्शन में हुआ है, इस एंगल पर, इस डायरेक्शन में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुआ है, इस डायरेक्शन पर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हुआ है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिंपली हमने फाइंड आउट कर ली रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। लेकिन सिंपली कौन सा तरीका यूज किया हमने, टिप
टेल रूल टिप टू टेल रूल टिप और टेल को हम ऐड करते चले जाएं, तो ये सिंपल मेथड होता है जो कि हम बार बार अप्लाई करेंगे पूरी फिजिक्स में, जिसको हमने नाम दिया हुआ है हेड टू टेल रूल फॉर द एडिशन ऑफ मैनी वेक्टर्स। सो इट इज रिटन हियर, जो मैंने बात की वो लिखा हुआ है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ कि which one is the second method to aid two. Yes my dear students, the next second method for the addition of two vectors is known as the triangle law. Why do we say this triangle law? तो हमें पता चल जाएगा जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तब हम देखेंगे कि हमने इसको ट्राइंगल लॉ क्यों कहा। तो इसको समझने के लिए पहले समझिए, बाद में डिफाइन कीजिए, देन यू विल बी एबल टू डिफाइन योरसेल्फ। तो पहले कंसीडरेशन को समझा कीजिए। सो वी कंसीडर हियर टू वेक्टर्स a एंड b। कौन से भी दो वेक्टर्स हम सपोज कर रहे हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर, एंड दे आर एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। यस, two vectors are shown here in the figure and theta is the angle between these two vectors. So these two vectors are just given. Yes, because their tails are coinciding with each other, it means they are not added, but you have to add them now. Okay, be clear. How can we add these two vectors? You have learned now that the basic way to add two or more than two vectors is the head to tail rule or the tip to tail rule. So by adding them according to head to tail rule, we can find out the resultant vector as follows. तो आप कहेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स को किस तरह हमने ऐड करना है। तो आप अभी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करें और फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को जस्ट कंबाइन करें। जी हाँ, हमने इस फिगर में किया हुआ है। इस फिगर में आप कह सकते हैं कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म की है, ग्राफिकल, फॉर द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। जी हाँ, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ हमने सेकंड वेक्टर को उठाकर यहाँ कंबाइन किया, उसकी टेल कंबाइन की फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ। ये दोनों वेक्टर ऐड हो गए, तो फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है, जो अभी आप पढ़ चुके हैं कि बाय एडिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड दैट वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। जी हाँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर अपना एक मैग्नीट्यूड रखता है और अपनी एक डायरेक्शन रखता है, और इसकी डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं एक अलग एंगल के साथ, दैट इज डिनोटेड बाय द फाई। यस, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। लेकिन अब आप जरा थोड़ा गौर करें कि जब ये वेक्टर हमें अपीयर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, तो व्हिच टाइप ऑफ shape, geometrical shape has been appeared before you? Yes, you will say sir this is a triangle. अगर ये ट्राइंगल है, आप सब देख रहे हैं और बनती भी है, तो अब हम एक लॉ बनाते हैं। अब लॉ ये बनाते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स इस तरह ऐड करें कि वो दो एडजेसेंट साइड्स बनाएं किसी भी ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड, क्योंकि हर ट्राइंगल में तीन साइड्स को होना लाजमी है। ट्राइंगल उस चीज को कहते हैं जिसमें 3 पैरामीटर्स ऑफ लेंथ होते हैं और 3 एंगल्स होती हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स जब भी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें यकीन हो जाता है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यकीन हो जाता है कि जो थर्ड साइड बनी हुई है वो रिजल्टेंट वेक्टर ही है। तो अब ट्राइंगल, अब ज्योमेट्री की मदद से जो भी थर्ड साइड फाइंड आउट करने के जो भी ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं, अगर वो आप यूज करें ज्योमेट्रिकली और थर्ड साइड की नाप कैलकुलेट कर लें, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और उसकी एंगल जहां से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर डी आप यूज करते हैं, तो एंगल भी फाइंड आउट हो जाती है, बिकॉज दिस वन इज अ ग्राफिकल मेथड। तो आपने देखा कि ट्राइंगल लॉ हमने इसको क्यों कहा, इसलिए कहा कि whenever two vectors are added in such a way that they form two adjacent sides of a triangle, then the third side of the triangle always represents the, yes, represents the resultant vector. So this is the definition of the triangle law. तो आपने पहले उसको समझा, फिर आप डिफाइन करने के लायक हो गए। सो नाउ यू आर एबल टू डिफाइन द ट्राइंगल लॉ।
whenever we add two vectors in such a way that they form two adjacent sides of a triangle, then third side, yes, third side is very important. Third side of the triangle will represent the resultant vector. Very simple. अब यहाँ पर मैं एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ जो कि आप मोस्टली एमसीक्यूज में ऑब्जर्व करते हैं. अगर आप इन दो वेक्टर्स को सपोज करें, इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड अगर हम सपोज करें कि सेम है, सपोज दिस वन इज 5 सेंटीमीटर along x-axis and this is the suppose angle is 120 degree and the magnitude of b vector is suppose also equal to 5 centimeter. अब अगर ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट आपको काम आएगा स्पेशली रिलेटेड टू द एमसीक्यूज क्वेश्चंस. तो ये फैक्ट क्या है, अब इसको जरा आप घर जाकर घर में ही रहते हुए प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनके बीच में जो एंगल हमने कंसीडर किया हुआ है वो 120 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे, ये यहाँ इसकी नाप आप 5 सेंटीमीटर रखें, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर लें और यहाँ पर जो एंगल ऐड करते वक्त आपने यूज करनी है दैट इज 120 एंगल. तो जब दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा और 120 एंगल पर आप उनको ऐड करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कह सकते हैं कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो कि दो पहले गिवन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है ना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कि जब भी दो वेक्टर्स को, अब आप इस तरह कर लें कि जब भी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके आपस की बीच वाली एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट वेक्टर विल आल्सो बी इक्वल टू ए कह सकते हैं, आर इक्वल टू बी कह सकते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप दो वेक्टर्स को इस तरह ऐड करेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और रिजल्ट वेक्टर भी सेम बनता है, घर में आप बना सकते हैं. 5 सेंटीमीटर ड्रा करें, 5 सेंटीमीटर 120 एंगल पर अगेन ड्रा करें तो रिजल्टेंट वेक्टर मींस थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल की नाप भी वही होगी 5. 15 कंसीडर करें तो 15 होगी. क्यों होगी? ये इसलिए होगी कि अब देखिए कि ये जो ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो एंड दैट इज नोन एज द इक्विलैटरल ट्रायंगल. जी हाँ, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा ज्योमेट्रिकली बनता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं बेसिक नॉलेज के तौर पर कि इंटीरियर एंगल जो होगी वो 60 होगी. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 120 ये बाहर वाली एंगल है तो ये अंदर वाली एंगल 60 होती है इंटीरियर, क्योंकि 180 में से 120 आप माइनस कर लें दैट इज 60. तो ये याद रखें कि जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी ए और बी के बराबर कह सकते हैं. और अगर इसकी एंगल रिजल्टेंट वेक्टर की पूछी जाए तो वो भी कह सकते हैं कि दैट विल बी 60 डिग्री. जी हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिनकी तीनों साइड्स की नाप बराबर हो और अंदरूनी तीनों एंगल्स की मेजरमेंट भी सेम होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 60. जी हाँ, ये 60, ये 60, ये 60, ये तीनों 60 हो जाएंगी तो आप इसको कहेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तब बनता है जब दो वेक्टर्स आपस में सेम मैग्नीट्यूड रखते हो लेकिन एट व्हिच वन एंगल बोथ वेक्टर्स मस्ट बी इंक्लाइंड, तो आप कहेंगे 120. So 120 is very important angle because it is related to this fact. I hope you will remember this fact. Yes, my dear students, now the third and last graphical method. Third graphical method is very famous. It is known as the parallelogram law for the addition of two vectors. Let's see how can we add two vectors in this law and why it is known as the parallelogram law and what is its importance. So first of all consider करें कि हमारे पास दो concurrent vectors हैं. Concurrent vectors उन vectors को कहा जाता है जिनकी tails आपस में coincide करें, means
two vectors acting on a single point are known as the concurrent vectors. So can we say these are the two concurrent vectors because their tails are lying with each other, so they are concurrent vectors. So consider any two concurrent vectors A and B as shown in the figure. ये हमने देखा कि एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है. Both are concurrent vectors. Their tails are coinciding with each other. तो जब भी दो वेक्टर्स इस तरह के आपस में आपको मिले हुए हैं जो कि कंकरेंट वेक्टर्स हो, तो आपने अक्सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए यही तरीका इस्तेमाल करना होता है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ. तो आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ इज ऑलवेज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर द टू कंकरेंट वेक्टर्स. जी हाँ, आप इस तरह भी कह सकते हैं. तो ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है. अब आपने इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर अगेन फाइंड आउट करना है. तो किस तरह ऐड करेंगे इन दो वेक्टर्स को आपस में कि फौरन आपको आंसर मिल जाए. तो आप कहेंगे कि बाय ड्राइंग. अगर ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, उसी को उन दोनों वेक्टर्स को आप पहले ड्रा कर लें. फिर ये जितनी मेजरमेंट ए वेक्टर की है उस वेक्टर की मेजरमेंट के बराबर एक पैरेलल लाइन आप खींचें, ड्रा करें. तो ये ए के बराबर लाइन हो गई. अब जो बी वेक्टर है उसके बराबर उसका पैरेलल बनाएं. ये उसका पैरेलल बन गया. यस, दीज टू वेक्टर्स वर गिवन. तो मैंने बी वेक्टर के बराबर एक पैरेलल लाइन बनाई और ए वेक्टर के बराबर दूसरी उसके बराबर पैरेलल लाइन बनाई. तो आप देखिए एक ये ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया और इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम ज्योमेट्री में कहते हैं पैरेललोग्राम. Yes, this is the parallelogram जिसकी कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं होती. इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं. अगर चारों एंगल्स 90 के बराबर होती हैं तो आप उसको राइट एंगल कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं. तो हम समझ चुके हैं कि ये ज्योमेट्री की हम टर्म्स यूज करते हैं इन द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स. जी हाँ, तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं. इस पैरेललोग्राम को क्या कौन सा नाम हम दे रहे हैं? OPQR. तो ये एक पैरेललोग्राम है. कौन सा? OPQR. दिस इज अ पैरेललोग्राम. और हर पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल से लेकर ऑपोजिट एंगल तक अगर एक लाइन खींचे तो इस लाइन को हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में कहते हैं डायगोनल. ट्राइंगल में ऐसा था कि दो वेक्टर्स ऐड कर रहे थे तो वो दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे थे. तो थर्ड साइड जो भी ट्राइंगल का था वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा था. तो अब यहाँ पर देखिए जो भी डायगोनल की नाप है, यानी आप कह सकते हैं दिस लाइन इज डायगोनल. थोड़ा इसको रिपीट करें कि आप जानते होंगे कि अगर सर्किल हम बनाते हैं तो उसके बीच में लाइन जो भी बनाए कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से क्रॉस होता है, तो इसको आप डायमीटर कहते हैं. अगर कोई ट्राइंगल हो तो आप एक एंगल से लेकर वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड के बीच तक अगर लाइन बनाए तो उसको मीडियन कहते हैं. तो इस पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल से लेकर दूसरी एंगल तक जो भी हम लाइन खींचे तो इसको डायगोनल कहते हैं. लेकिन जो ये डायगोनल है, यहाँ पर ये डायगोनल की मेजरमेंट एक्चुअली इक्वल है. कौन से वेक्टर के साथ? जी हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ. देखिए अगर ए के साथ में बी वेक्टर यहाँ ऐड करता और इसकी टेल और इसकी हेड को कंबाइन करता तो यही रिजल्टेंट वेक्टर बनता. अगर बी वेक्टर के साथ में ए वेक्टर को ऐड करता तो फिर भी रिजल्टेंट वेक्टर यही बनता. लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि जब भी हम पैरेललोग्राम के डायगोनल की मेजरमेंट करें तो वो एक्चुअली मेजरमेंट होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. जी हाँ, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ. तो पहली बात तो ये याद रखिए, ये तब अप्लाई होता है या मोस्टली फिजिक्स में तब हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास दो कंकरेंट वेक्टर्स हों और उन दो कंकरेंट वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम की दो साइड्स पर कंसीडर करें. तब जो भी डायगोनल उस पैरेललोग्राम का बनेगा उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को आप कह सकते हैं कि that diagonal is representing the value of the resultant vector. So that is why this law for the addition of two vectors is known as simply the parallelogram law.
तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स form two adjacent sides of a parallelogram, when two vectors form two adjacent sides of a parallelogram, then its diagonal represents the resultant vector। जी हाँ, diagonal को आपने कहना है resultant vector। ट्राइंगल लॉ में आप कह रहे थे थर्ड साइड इज रिजल्टेंट वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ में आपने कहना होता है डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हो गई ज्योमेट्री इन्वॉल्व वेक्टर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आप कह सकते हैं कि अब इसकी मेजरमेंट करें। असल में ये मेजरमेंट डायगोनल की मेजरमेंट कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, लेकिन हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और उसकी कोई भी एंगल भी होगी, वो आगे चलकर हम एनालिटिकली पढ़ेंगे। यहाँ सब कुछ आप ग्राफिकली देख रहे हैं, नो एनी एनालिटिकल फार्मूला इज देयर स्टिल नाउ। इसको हम फाइनली मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं। जब के पैरेललोग्राम का बेस्ट एग्जांपल हम कहते हैं स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट क्या होता है? आपके पास एक गोलेल होता है, उसमें आप एक गोला फंसाकर रबर से खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो आगे चला जाता है। जी हाँ, इस गोलेल में भी पैरेललोग्राम का लॉ यूज हो रहा है, मोस्ट स्पेशली किस तरह कि आप जब रबर को खींचते हैं तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस द बॉल। इस गोले पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2, और दोनों के बीच में ये कोई भी एंगल है। तो इस दो साइड्स की जो फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन ये जो गोला होता है ना, इट विल नॉट गो टुवर्ड्स F1, it will not move towards the F2, but it will go along the, yes you can say along the diagonal। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरह F1 के बराबर ये लाइन बनाए, F2 के बराबर दूसरी लाइन बनाए, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम बनने के बाद जो भी डायगोनल बना, ये डायगोनल रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस गोले ने गोलेल में से निकलने के बाद इसी डायरेक्शन में जाना होता है जहां पर डायगोनल शोन है, क्योंकि डायगोनल ही रिजल्टेंट वेक्टर है। सो कैन वी से हियर दैट example of sling shot is actually the example of the parallelogram law, कि यहाँ पर आपने सिंपली पैरेललोग्राम बनाना होता है और जो भी डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स को। आई होप कि these three simple graphical methods are clear for you. Now in the second part of this lecture we are going to learn about very important analytical methods for the addition of two or more than two vectors. Keep safe, stay at your home. See you again.